हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम बैठक स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस के दिए हुए हैं। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी एंड स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, उसमें डिफरेंट समिति बनाई गई थी। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो मैंने पीछे आपको बताया है। आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। एंड संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मैंने क्या बताया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। आंसर है ऑप्शन ए अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, ये अंतिम रूप याद रखिएगा आप कि ये जो फाइनल किया गया था ये 26 जनवरी 1950 से किया गया था और इसी दिन से फिर लागू कर दिया गया था, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, लागू कब हुआ था या पूर्णतः लागू हुआ था। तो जिस दिन उसकी अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन से उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ये आंसर है, आंसर नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जिस दिन से ये इसकी अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन से ये पूर्णतः लागू कर दिया गया। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कब गणतंत्र बना? गणतंत्र कब बना था, किस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन ये गणतंत्र बना था, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये डेट मालूम होगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है एंड 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिकॉज 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, इस वजह से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन सी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के अंदर उसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, उसे आत्मा माना गया है पूरे संविधान की। ठीक है, वो मेन पार्ट है संविधान का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जिस दिन हमारा ये गणतंत्र हुआ था उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था एंड 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था या पूर्णतः हमारा जो ये संविधान है वो लागू किया गया था। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी 6 मूल अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? याद ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? सो आंसर इज ऑप्शन ए, 44वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, सो ये बहुत संविधान संशोधन के दो थे, एक 42वां एक 44वां। 42वें में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, क्वेश्चंस जिस तरीके से आते रहेंगे मैं आपको बता दूंगी। एंड ये नेक्स्ट था 44वां जो था संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकार को इससे संविधान से हटा दिया गया था। अभी ये संपत्ति का अधिकार जो है वो एक अधिकार नहीं रहा है, ठीक, नागरिकों का अधिकार नहीं रहा है, उसे 44वें जो संविधान संशोधन था उसमें हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड बी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक का मतलब है कि अगर कभी भी आपके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता है या उनका मतलब आपको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं और आप उनके लिए अगर याचिका दायर करना चाहते हैं तो वो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में कर सकते हैं। इसीलिए आपके जो मूल अधिकारों का रक्षक है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। दोनों में जाकर आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में बनाया गया है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A जो है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनका जो शिक्षा का अधिकार है, उन्हें जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो जो उनका अपना मूल अधिकार है, वो जो अधिकार है उसे मूल अधिकार माना गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसमें ऑप्शन बी, राज्य के जो नीति के निदेशक तत्व हैं उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उनमें निहित है। ठीक है, उन्हीं में सारी जो एक राज्य की कौन कौन सी क्या क्या राज्य के अंदर होना चाहिए वो सारी चीज़ें राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनमें रिटन हैं, उनमें लिखे गए हैं, उनमें दिए गए हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है। संविधान के अंदर अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या ये इस तरीके से भी आ सकता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो जब हमारा पूरा संविधान बना था तो जो मूल कर्तव्य हैं या मूल अधिकार हैं या और भी जो पार्ट्स हमारे संविधान में ऐड किए गए थे उनके लिए हमने डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी उनके जो संविधान है वहाँ से प्रेरणा लेके और उसमें कुछ एडिटिंग करके, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस करके उन्हें अपने संविधान में ऐड किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे संविधान में लिखे हुए मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा आप, उनकी जो प्रेरणा है वो रूस का जो संविधान था, आंसर इज ऑप्शन ए, वहाँ से ली गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है? सो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछा गया है मूल कर्तव्य। सो मूल कर्तव्य हैं 10 हमारे, बट एक 2002 में 86वें जो संविधान संशोधन था उसमें एक और मूल कर्तव्य ऐड होने की वजह से अब जो मूल कर्तव्य हैं वो टोटल 11 हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है, तो मूल जो कर्तव्य हैं वो हैं 10, आंसर इज ऑप्शन ए। अब आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सो आंसर इज ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, सो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मीन्स जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन चुनाव में शामिल होता है, उसे बोलते हैं निर्वाचक मंडल। सो यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सो याद रखिएगा, जैसे संसद है तो संसद में लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, ना कि मनोनीत। निर्वाचित जो सदस्य हैं वो वोट कर सकते हैं। तो निर्वाचन मंडल के अंदर संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं सिर्फ वो ही निर्वाचन मंडल में चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दूसरा याद रखना है, ये संसद तो ही सेंट्रल लेवल पर। अब हमें याद रखना है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे हमारी क्या होती है, जो ये विधानसभा एंड विधान परिषद होती है। ठीक है, सो उसमें विधान परिषद नहीं पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो याद रखिएगा, संसद में जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके भी निर्वाचित सदस्य। और अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो उसके भी जो दोनों सदन हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, उसमें सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं एंड मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तथा विधान परिषद तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की जो विधानसभा है सिर्फ उनके निर्वाचित सदस्य ही जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, जब उनका चुनाव होता है तो वहाँ पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? सो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सारी ही विधि अपनाई जाती हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विधियां अपनाई जाती हैं इनके जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें। ठीक है, सो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि मतलब कि 10 लाख लोगों की 10 लाख की जो जनता होगी उनमें से एक बंदा वहाँ से लिया जाएगा जो कि चुनाव में प्रतिनिधित्व करेगा उनका। तो इसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि पूरे एक एरिया का कोई एक बंदा नहीं लिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर लिया जाता है कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा हो। इसी तरीके से सारी जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन पूरे किसी एरिया में है, उसमें इस तरीके से पार्टिसिपेट जो प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा चुना जाता है, इसे तो बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एक है नेक्स्ट, इसमें ये भी दिया हुआ है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष मतदान मीन्स जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जनता जब जाती है उसे बोलते हैं, जनता जब चुनाव करने वो जाती है वोट देने के लिए, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, सो वो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं आपने देखा होगा आप लोग जाते हैं वोट करने के लिए। बट जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, वहाँ पे विधानसभा के सदस्य और संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ के निर्वाचित सदस्य, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में राष्ट्रपति के में। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष मतदान बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतदान कब बोलेंगे? जब जनता डायरेक्टली जाके वोट करेगी उनके चुनाव के लिए। तो याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों ही विधि अपनाई जाती हैं उनका चुनाव कराने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। सो आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीवा रेड्डी जो थी वो निर्विरोध चुने जाने वाली राष्ट्रपति थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, सो राष्ट्रपति पर जब महाअभियोग उन्हें उनके पद से हटाने के लिए जो लगाया जाता है वो आंसर है यहाँ पर, एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इनमें से कोई भी सदन के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है उन्हें उनके पद से हटाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सो भारत की हमारी जितनी भी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। सो आंसर है ऑप्शन ए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो भारतीय सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। सो जो कार्यपालिका शक्ति है संविधान उसकी भारतीय संघ की वो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अभी मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, क्वेश्चन आया था पीछे, यहाँ पर पूछा गया उपराष्ट्रपति के बारे में। सो आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एंड लोकसभा के सदस्य। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। जब राष्ट्रपति की बात आई थी, ठीक है, सो राष्ट्रपति में हमारे जो संसद थी उसके दोनों सदन यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ में जब हमने स्टेट की बात करी थी, राज्यों की बात करी थी, तो राज्य की सिर्फ विधान जो सभा हैं, विधान परिषद के नहीं, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब दोबारा समझाते हैं। यहाँ पर पूछा गया उपराष्ट्रपति के बारे में। सो उपराष्ट्रपति में सिर्फ जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं हमारे, राज्यसभा एंड लोकसभा, सिर्फ राज्यसभा एंड लोकसभा के सभी सदस्य, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा, आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एंड लोकसभा के सदस्य। दैट मीन्स इसमें निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य जो होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में। ठीक है, वो भी चुनाव में शामिल होंगे। सो यहाँ क्वेश्चन को याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदन है उसके दोनों सदन के जो दोनों सदन है संसद के, राज्यसभा लोकसभा, उनके सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, वो भले ही निर्वाचित हों या मनोनीत हों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जो विधानसभा और विधान परिषद हैं इनके जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इस क्वेश्चन में अब कन्फ्यूज़न आपका शायद ख़त्म हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यानी नॉमिनेट कर सकता है, तो आंसर होगा 2। सो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए हमारा हुआ ऑप्शन ए 12 सदस्य, एंड राष्ट्रपति लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। सो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2, एक राज्यसभा एक लोकसभा। सो जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन बोला जाता है एंड लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। सो यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन भारत किसे कहा जाता है। सो राज्यसभा को क्या जाता है, आंसर इज ऑप्शन बी, राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निचला सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो आप लोग प्रधानमंत्री जब के चुनाव होते हैं आप लोगों को पता होगा,
उसमें जो फाइनल नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, जनता जाके पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव में। बट जो फाइनल नियुक्ति जो करता है, जो भी टीम जीतती है उसकी तरफ से जो भी बंदा आता है, जो भी पार्टी जीतती है उसकी तरफ से एक बंदा भेजा जाता है कि हम इसे प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं अपनी टीम, अपनी जो पार्टी है उसकी तरफ से। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसमें इससे आगे के पॉलिटी के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए एक नोटिफिकेशन बेल होती है साथ में, सब्सक्राइब करने के बटन के साथ में, उसे प्रेस करके रखिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, वो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।